नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मीडिया बंधुओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधानमंडल देश ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा विधानमंडल है। और हमारे लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण भी है कि देश आज जिस अमृत काल में प्रवेश कर प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पनाओं के अनुसार विकसित भारत के निर्माण के जिस पवित्र अभियान के साथ जी जान से जुड़ा है, उसमें उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान भी अनेक स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने उत्तर प्रदेश को केंद्र में रख करके देश की आजादी के इस अभियान के साथ जुड़े थे। अनेक क्रांतिकारियों की कर्मभूमि और जन्मभूमि होने का सौभाग्य भी उत्तर प्रदेश को है। उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में विगत 7.5 वर्ष में विकास और सुरक्षा के नए प्रतिमान स्थापित किया है। विकास और सुरक्षा का, समृद्धि का, आस्था और आधुनिकता का जो संगम आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, उसका रास्ता भी हमारे इसी विधानमंडल से प्रारंभ होता है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अवसर पर सरकार उन सभी मुद्दों पर, क्योंकि यहां पे विधायी कार्य तो इस सत्र में होंगे ही, विधायी कार्य के साथ साथ अनुपूरक बजट भी इस सत्र में विधानमंडल के सामने आएगा। इसके अलावा जनता से जुड़े हुए और प्रदेश के विकास से जुड़े हुए माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण सुझाव और उनके मुद्दे भी, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी सदन में रखने का एक सुनहरा अवसर माननीय सदस्यों के सामने है। और इसीलिए मेरी अपील होगी सभी पक्षों से कि सदन की कार्रवाई सुगमता के साथ संचालित हो, आगे बढ़े। जनता से जुड़े हुए मुद्दे, विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा हो। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए जिस एक बड़े अभियान को प्रदेश सरकार ने अपने हाथों में लिया है, उसे प्राप्त करने के इस पवित्र महायज्ञ में हम सब भी भागीदार बने, सभी पक्ष भागीदार बने। इस दृष्टि से सरकार सभी का सहयोग और समर्थन इसके लिए चाहती है। इसके साथ ही यह हमारे लिए गौरव का क्षण होगा जब 2025 में 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में
दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समागम महाकुंभ प्रयागराज का भव्य दिव्य आयोजन प्रयागराज की पावन त्रिवेणी के पवित्र स्थल पर होने जा रहा है। इन सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा करने के लिए सदन में तैयार है और मेरी अपने विपक्ष के साथियों से भी यही आग्रह होगा कि वे सदन में तैयारी के साथ आएं, इन मुद्दों पर चर्चा करें। हर उस मुद्दे पर जो प्रदेश के हित में, नौजवानों के हित में, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, प्रदेश की समृद्धि और सुरक्षा के हित में होगा, सरकार उन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आवश्यकता एक सार्थक बहस का मंच हमारा विधानमंडल बने, इसमें सबके सहयोग की भी अपेक्षा हम लोग रखते हैं। मैं एक बार फिर से शीतकालीन सत्र में सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभ में कार्य सुगमता से संचालित हो रहा है और सार्थक मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारा सदन जाने जाए। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरे कार्यक्रम को सुगमता पूर्वक संचालन करने के लिए सबके सहयोग की भी हम लोग अपील करते हैं। धन्यवाद। और वहीं डिजिटल कुंभ के तहत पहली बार शहर के रेलवे स्टेशनों पर इंफॉर्मेशन कियोस्क लगाए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि यहां पर स्क्रीन टच करते ही श्रद्धालुओं को संगम का जो है रास्ता, स्नान पर्व की जो है तिथि और ट्रेनों की जानकारी मिलेगी। खास बात यह है कि इसके माध्यम से ही हिंदी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी, ओडिशा और इसी के साथ साथ उड़िया, बंगाली, मराठी, तमिल, गुजराती समेत 12 क्षेत्रीय भाषाओं में यात्री ट्रेनों आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वहीं कियोस्क में लगी टच स्क्रीन में स्टेशन पर मौजूद यात्री सुविधाएं, संगम जाने का रास्ता, शहर के अन्य स्टेशनों की दूरी, ट्रेनों के आगमन, प्रस्थान, हेल्पलाइन, महाकुंभ के बारे में जानकारी, खोया पाया केंद्र, स्नान पर्व की स्थिति और तिथि, रेल टिकट बुकिंग आदि की सुविधाएं रहेंगी। तो देखिए, यहाँ पर आपको बताते चले कि महाकुंभ को लेकर अब विशेष व्यवस्था की गई है, जहां पर आपको तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी, जहां पर ट्रेन की टिकट भी बुक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको कई क्षेत्रीय भाषाओं में जो है जानकारी मिलेगी, जहां पर उड़िया भाषा, गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, कम से कम जो है 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आपको यहाँ पर तमाम जानकारी दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर स्क्रीन टच करते ही आपको यहाँ पर रास्ता मिल जाएगा, यानी आपको जहां जाना है आपको वो रास्ता बेहद ही सुविधापूर्वक उपलब्ध हो जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां महाकुंभ को लेकर ये विशेष व्यवस्था की गई है और जो कि एक अच्छी पहल भी मानी जा रही है, जहां पर तमाम जानकारी आपको दी जाएगी। और ये जानकारी कई भाषाओं, कई क्षेत्रीय भाषाओं में आपको मिलने वाली है, जहां पर स्क्रीन टच करते ही आपको तमाम रास्ता भी देखने को मिल सकता है। और भाई उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा की तृतीय सत्र की कार्रवाई जारी है। तो संभल में कैसे माहौल खराब किया गया वहां पे, ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी।
और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां, 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। और लगातार कई महीनों तक वहां कर्फ्यू था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में 4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार इस सिलसिला चलता रहा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी 2 शब्द नहीं कहे। वहां पर 1978 में जो दंगा हुआ था, महोदय, किस प्रकार की स्थिति थी। एक वैश्य जिसने सबको उधार दे रखा था पैसा, और इस बात को मानता था कि साहब मैं तो सबको पैसा देता हूं, मेरे यहां तो सब व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। अगल बगल के हिंदू दंगा होने के बाद उनके घर में इकट्ठे होते हैं। इकट्ठा होने के बाद उनको घेर लिया जाता है। घेरने के बाद वो बोलते हैं, भाई आप हमें क्यों घेर रहे हैं? कहा जाता नहीं, क्योंकि तुम इन हाथों से पैसा मांगोगे, इसलिए उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंग करके हत्या होती है। ये लोग सौहार्द की बात करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को सौहार्द के बारे में चर्चा करने में। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे? इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं, सम्मान भी करते हैं। और क्या संविधान को आप मान रहे हैं? क्या आप लोग संविधान के प्रति सचमुच वचनबद्ध हैं? मैं तो धन्यवाद दूंगा माननीय अध्यक्ष जी को इस बात के लिए कि आज उन्होंने संविधान की मूल प्रति यहां पर दी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 26 नवंबर 2049 को जिस संविधान को बनाकर के देश को सौंपा था, उस मूल संविधान की प्रस्तावना को एक बार पढ़िए। मौलिक कर्तव्यों के बारे में, मौलिक अधिकारों के अध्याय के चित्र को देखिए। अलग अलग उन आर्टिकल के उस पृष्ठों का अवलोकन करिए, आपको उसमें राम भी नजर आएंगे, कृष्ण भी नजर आएंगे। लंका दहन के उपरांत बजरंगबली भी नजर आएंगे, ज्ञान का उपदेश देने वाले बुद्ध भी नजर आएंगे। भारत के समृद्ध परंपरा का दर्शन आपको उस संविधान में मिलेगा जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। लेकिन उस मूल संविधान में कहीं भी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या फिर
समाजवाद शब्द नहीं है, और ये आप सबकी आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। आप लोग संविधान में बदलाव की बात करते हैं। जिन लोगों ने संविधान का गला घोटा, उनका पिछलग्गू बन करके केवल सत्ता हथियाना चाहते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। ये देश आपको नहीं करने देगा, और वह प्रति आपको दी गई है, आप उसका अवलोकन करिए। और मैं नेता विरोधी दल को इसलिए बोलना चाहता हूं, बुद्ध ने करुणा और मैत्री का संदेश उस कालखंड में दिया था जब विदेशी हमले होने शुरू हो गए। लेकिन उससे पहले राम ने कहा था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। उससे पहले भगवान कृष्ण ने भी कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और हम तो राम और कृष्ण को ही मानते हैं, बुद्ध पर विश्वास करते हैं, उन्हीं को आदर्श मान करके हम लोग कार्य करते हैं। शासन पद्धति एक भी इंच इधर उधर नहीं करते उसकी वजह। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, संभल की घटना या कुंदर की कीजिए, जैसे ही आपकी खटाखट की असलियत सामने आई, जनता ने कहा सपाचक। उपचुनाव में 9 में से 7 तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता है। और यही नहीं, सीसामऊ और करहल, याद करिए 2022 में समाजवादी पार्टी ने करहल में 70,000 से लगभग 67,000 से जीती थी। इस बार वह मात्र 13-14,000 तक आ गई है। वो भी चच्चू थोड़ा वहां पे कृपा कर लिए, नहीं तो वहां भी सपा चढ़ तय था। अगली बार होगा, चच्चू। अरे आप चिंता मत करिए, अगली बार नहीं रहे, बहुत ज्यादा रहे। अगली बार सीसामऊ में भी बाल बच गए, और इसलिए इस बौखलाहट में कि कुंदरकी में लोगों को अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। अब आपने देखा होगा उन लोगों के वक्तव्य को, डिजिटल मीडिया में थोड़ा अवलोकन करिए और देखिए वहां पे जब लोग चिल्ला के बोल रहे हैं कि इन विदेशियों से पिंड छुड़ाना है, क्या बोल रहे हैं लोग। सबको अपनी जड़ें याद आने लग गई हैं। और मुझे लगता है जिस दिन इकबाल महबूब जी को भी अपनी जड़ें याद आएंगी, वह भी फिर यही बात बोलेंगे जो इधर के माननीय सदस्य कह रहे हैं। महोदय, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार बाबरनामा का जरूर बोलेंगे, बाबरनामा को जरूर पढ़ें। चलिए वो जो बात कही, बाबरनामा को जरूर एक बार पढ़ें। आप मुख्यमंत्री जी बोले आप ठीक है, चलो आप दे देना जब अवसर हो। बाबरनामा को एक बार पढ़ें। आप बैठिए। महोदय, संभल की घटना के साथ ही मैं प्रदेश के अंदर अलग अलग समय में जो दंगे अलग अलग समय में हुए हैं। 1972 में आगरा में दंगा हुआ, 19 लोग मरे थे। आजमगढ़ में 1972 में दंगा हुआ, 3 लोग मरे थे। बहराइच में 1973 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई थी। गोंडा में 1973 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई। प्रयागराज में 1973 में एक दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। मेरठ में 1973 में दंगा हुआ, 8 लोगों की मौत हुई। आगरा में फिर 1974 में दंगा हुआ, 1 व्यक्ति की मौत हुई। पीलीभीत में 1974 में दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई।
कानपुर में 1975 में दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। मुरादाबाद में 1976 में दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। बहराइच में 1976 में फिर दंगा हुआ, 3 लोगों की मौत हुई। बुलंदशहर में 1977 में दंगा हुआ, 2 लोगों की मौत हुई। वाराणसी में 1977 में दंगा हुआ, 8 लोगों की मौत हुई। मुरादाबाद में 1978 में दंगा हुआ, 19 लोगों की मौत हुई। अलीगढ़ में 78 में दंगा हुआ, 21 लोग। तो आप सुन रहे थे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, जो कि शीतकालीन सत्र के जरिए तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। इसी के साथ साथ संभल घटना का भी उन्होंने जिक्र किया और सभी ने कहा, तो उन्होंने कहा कि जो संभल घटना है वो कहीं न कहीं एक तरह से साजिशन किया गया। और इसी के साथ साथ तमाम बातों का जिक्र करते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसनायके 3 दिवसीय भारत के राजनयिक यात्रा पर है, जहां पर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसनायके को उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। Thank you, ministers. Next, we have the exchange of Memorandum of Understanding between the National Center for Good Governance, Government of India, and the Sri Lanka Institute for Development Administration on training and capacity building program for civil servants of Sri Lanka. This will be exchanged on the Sri Lankan side by Mrs. Shenuka Seneviratne, High Commissioner of Sri Lanka to India, and on the Indian side by Mr. Vikram Misri, Foreign Secretary of India. Thank you, Excellencies. Ladies and gentlemen, this concludes the exchange ceremony. I now request the spokesperson of the Ministry of External Affairs to conduct the remainder of the proceedings. Namaskar and good afternoon, Your Excellency Mr. Anurag Kumara Dissanayake, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Ministers and members of both delegations, distinguished guests and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, to give his remarks to the media. Your Excellency, राष्ट्रपति दिशानायक जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। मैं राष्ट्रपति दिशानायक का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें खुशी है कि राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए आपने भारत चुना है। आज की इस यात्रा से हमारे संबंधों में नई गति और ऊर्जा का सृजन हो रहा है। हमने अपनी पार्टनरशिप के लिए एक फ्यूचरिस्टिक विजन अपनाया है। हमने अपनी आर्थिक साझेदारी में इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ और कनेक्टिविटी पर बल दिया है और निर्णय लिया है कि फिजिकल, डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी हमारी भागीदारी के अहम स्तंभ होंगे। दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी और मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने पर काम किया जाएगा। सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति दी जाएगी। साथ ही श्रीलंका के पावर प्लांट्स के लिए एलएनजी सप्लाई की जाएगी। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्ष एकता को जल्द संपन्न करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, भारत ने अब तक श्रीलंका को $5 बिलियन की लाइन्स ऑफ क्रेडिट और ग्रांट सहायता प्रदान की है। श्रीलंका के सभी 25 जिलों में हमारा सहयोग है और हमारे प्रोजेक्ट्स का चयन सदैव
पार्टनर देशों की विकास प्राथमिकताओं पर आधारित होता है। अपने विकास सहयोग को आगे बढ़ाते हुए हमने निर्णय लिया है कि माहो अनुराधापुरम रेलवे सेक्शन के सिग्नलिंग सिस्टम और कांके संथुराई पोर्ट के पुनरुद्धार के लिए ग्रांट सहायता दी जाएगी। शिक्षा सहयोग के तहत अगले वर्ष से जाफना और पूर्वी प्रांत के विश्वविद्यालयों में 200 छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में श्रीलंका को 1500 सिविल सर्वेंट्स को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ श्रीलंका में कृषि, डेयरी और फिशरीज के विकास के लिए भी भारत सहयोग देगा। श्रीलंका में यूनिक। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।